हे लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम कवर करने वाले हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे पहले जानते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर होता है जब भी हम किसी एस्टैब्लिशमेंट में जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां पे वर्कर्स के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि वर्कर्स को इतने बजे से इतने बजे तक आना है, ठीक है, टाइम इतना होगा, ठीक है, ये जो वर्कर्स हैं ये इस ग्रुप के वर्कर्स ये काम करेंगे और कितने वेजेस मिलेंगे, कितने बजे से कितने बजे तक काम करने से कितने वेजेस मिलेंगे और कितने दिन काम करने से कितने दिन की छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो भी इस्टेब्लिशमेंट में होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सारे जितने भी यूज किए जा सकते हैं उतने मैटर्स के लिए लॉ बना दिया जाता है। कौन बनाता है? एम्प्लॉयर बनाता है, ठीक है। एम्प्लॉयर बनाता है कि मेरा ये इस्टेब्लिशमेंट है और इस इस्टेब्लिशमेंट काम में करने पर ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वर्कर्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो क्यों बनाए जाते हैं रूल्स? ताकि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है वो मिनिमम हो सके, ठीक है। जैसे कोई भी वर्कमैन है, एक पर्टिकुलर उसने रूल बना दिया कि आपको सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक काम करना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि 8 बजे से इतने बजे तक आपको काम करना है। तो अगर रूल है तो वर्कर भी इतने बजे तक काम करेगा। अगर कोई रूल नहीं होगा तो वो कभी भी आएगा, तो एम्प्लॉयर को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। उसे लगेगा कि ये इतना काम नहीं कर रहा है और मेरे को इतने वेजेस देने पड़ रहे हैं, तो इस तरह से, और वर्कर सोचेगा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरे को कम वेजेस मिल रहे हैं, तो इस तरह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। मतलब कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन का डिस्प्यूट हो सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए ये रूल्स बनाए जाते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं? जो एम्प्लॉयर है वो सारे रूल्स ड्राफ्ट करेगा और सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास लेके जाएगा, ठीक है। सर्टिफाइंग ऑफिसर को देगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर चेक करेंगे कि ये रूल्स जो भी उसने लिखे हैं वो फेयर है कि नहीं, एप्लीकेबल है या नहीं। चेक करके फिर वो इन रूल्स को अगर मॉडिफाई करना होगा तो मॉडिफाई करेगा, नहीं तो जैसे हैं अगर उसको ठीक लगता है, सेटिस्फाई है अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर, तो इसी को रूल बना देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो किस किस कंडीशन पे हो सकता है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, वर्किंग आवर्स, अटेंडेंस, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस होंगे। और मतलब ऑलमोस्ट ऑल मैटर्स, जितने भी मैटर्स के ऊपर रूल बन सकता है वो एम्प्लॉयर हर मैटर के लिए रूल बनाएगा, ठीक है। और एक बार अगर सर्टिफाई कर दिया, सर्टिफाइंग ऑफिसर ने अगर स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई कर दिया, तो 6 मंथ्स तक उसको चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर एक बार अप्लाई हो गई है स्टैंडिंग ऑर्डर, नोटिस बोर्ड पे उसके लग गया, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, उसकी नोटिस बोर्ड पे लगा दिया गया, तो 6 मंथ्स तक कोई चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो 6 मंथ्स तक एम्प्लॉयर को और वर्कर को दोनों को ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो 6 मंथ्स बाद फिर से वो लेके जाएगा और सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास जो भी रूल्स है, नए रूल्स लेके जाएगा, उसके बाद मॉडिफाई करेगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 1 है हमारा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल इसका है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। जिस भी स्टैब्लिशमेंट में, पूरे इंडिया में जहां पर भी किसी भी स्टैब्लिशमेंट 100 पीपल्स वर्क कर रहे हैं, 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहां पर ये रूल, ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में ये एक्ट अप्लाई होना चाहिए और वहां पे 100 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो उस इस्टेब्लिशमेंट में भी इस एक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वो 2 मंथ्स पहले नोटिस देंगे ऑफिशियल गैजेट के अंदर, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट पर 2 मंथ्स का नोटिस देंगे, 2 मंथ्स के अंदर अंदर उनको
ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा उस एस्टेब्लिशमेंट में। कहाँ कहाँ ये एक्ट अप्लाई नहीं होता? जहां पर भी बॉम्बे इंडस्ट्रियल एक्ट 1946 का चैप्टर 7 अप्लाई हो रहा है, चैप्टर 7 रिलेटिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ही है बॉम्बे का स्टैंडिंग ऑर्डर वहाँ के अलग बना रखा है उन्होंने, ठीक है। ऐसे ही मध्य प्रदेश का है, उन्होंने भी अपना स्टैंडिंग ऑर्डर अलग बना रखा है, जो भी एक्ट है। अगर कोई भी एक अप्लाई होगा, जहां पर बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट ये वाला एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, वहां पर ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है। और जहां पर हो रहा है वहां पर यही वाला होगा। मध्य प्रदेश में भी अगर जिस जगह पर जिस एस्टैब्लिशमेंट में ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो वहां पर ये वाला होगा, और अदरवाइज ये वाला ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में आ जाती है हमारी डेफिनेशन। एपिलेट अथॉरिटी कौन है? एपिलेट अथॉरिटी होती है हमारी जिससे हम, जो भी एम्प्लॉयर है उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी ट्रेड यूनियन है, ठीक है, कोई भी वर्कर है, उसको जो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया गया है उससे प्रॉब्लम है, उसे लग रहा है कि हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ऐसा ये रूल नहीं होना चाहिए था। अगर वर्कर को ऐसा लग रहा है या एम्प्लॉयर को लग रहा है कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर गलत है, इसमें और मॉडिफिकेशन करना है, तो वो अपील कर सकते हैं जाके एपिलेट अथॉरिटी को, ठीक है, जिससे हम अपील कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन या वर्कर अपील कर सकती है जिससे जाके, ठीक है। तो वो होता है एपिलेट अथॉरिटी। कौन अपॉइंट करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एपिलेट अथॉरिटी को अपॉइंट करती है। वो नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में, और जो नोटिफिकेशन देगी उसमें एरिया और फंक्शन ऑफ एपिलेट अथॉरिटी मेंशन रहेंगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दो तरह के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किस कंडीशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी? जैसे कि मेजर पोर्ट हो गए, ठीक है, माइंस वाले जहाँ पे माइनिंग हो रही है, या फिर ऑयल फूड से रिलेटेड जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, या रेलवे एडमिन है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, और स्टेट गवर्नमेंट इनके अलावा जो भी केसेस बचते हैं उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। सेक्शन 2C है हमारा सर्टिफाइंग ऑफिसर, ठीक है। जो भी लेबर कमिश्नर है या फिर रीजनल लेबर कमिश्नर है वो हमारे सर्टिफाइंग ऑफिसर होंगे। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहती है, अपॉइंट करना चाहती है किसी और ऑफिसर को, तो वो नोटिफिकेशन दे सकती है ऑफिशियल गैजेट में, और किसी भी ऑफिसर को सर्टिफाइंग ऑफिसर बना सकती है, ठीक है। 2D है हमारा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होगा? ओनर हमारा एम्प्लॉयर होता है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में। अगर फैक्ट्री है, हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री है, तो उस केस में मैनेजर होगा हमारा एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो वो गवर्नमेंट किसी ना किसी पर्सन को अपॉइंट करेगी एज एन अथॉरिटी, कि एम्प्लॉयर की अथॉरिटी पे अपॉइंट करेगी। अगर नहीं है, कोई अपॉइंटेड अथॉरिटी नहीं है, तो वहाँ का HOD हमारा एम्प्लॉयर होगा, ठीक है। और इन दोनों केसेस के अलावा और जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बचती हैं, उसके लिए जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द पर्पज ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो पर्सन एम्प्लॉयर कहलाएगा। ओनर खुद भी कर सकता है या किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। सेक्शन 2E है हमारा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो फैक्ट्री होती है वो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आती है। रेलवे, ठीक है, रेलवे की भी जितना भी रेलवे जो भी रेलवे के आसपास की रेलवे के अंदर जो भी आती है एस्टेब्लिशमेंट, वो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आएगा। रेलवे से रिलेटेड जो भी वर्क प्लेस है वो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएगी,
ठीक है। किसी इंडस्ट्रियल का काम करने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है तो वो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में ही आएगा। वो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज रख सकता है, वर्कमैन रख सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क। सेक्शन 2F है हमारा प्रेस्क्राइब, जो भी लॉज बनाए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसको हम प्रेस्क्राइब बोलते हैं। ट्रेड यूनियन, जिस भी ट्रेड यूनियन ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, तो वो ट्रेड यूनियन के अंदर आएगा। वेजेस, जो भी वेजेस है हमारे, जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें जो भी वेजेस की या वर्कमैन की डेफिनेशन दे रखी है। जैसे वेजेस में जो नॉर्मल उसका ऑर्डिनरी वेजेस होंगे प्लस डीए, बेसिक पे होगा और डीए होगा, प्लस जो भी उसको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मिल रही है, वाटर सप्लाई की फैसिलिटी मिल रही है, जो भी फैसिलिटी, ट्रैवलिंग कंसेशन मिल रहा है, ठीक है, और राशन का कंसेशन मिल रहा है, उसको राशन मिलता है, ठीक है, या उसके राशन के पैसे दिए जाते हैं, तो ये सब कुछ उसके वेजेस में इंक्लूड होता है। वर्कमैन, जो भी हमारा वर्कर्स होते हैं उसको वर्कमैन बोलते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर मीन्स रूल्स रिलेटिंग टू मैटर सेट आउट इन द शेड्यूल, जो भी रूल्स बनाए जाएंगे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में उसको हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स बोलते हैं। एम्प्लॉयर जो है वो बनाता है स्टैंडिंग ऑर्डर का सारे रूल्स। अब सेक्शन 3 में है कि हमारा जो ड्राफ्ट है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर एम्प्लॉयर ने बनाया है, वो किस किस तरह से उसको प्रॉपर सर्टिफाई किया जाता है। तो सबमिशन, सेक्शन 3 है हमारा सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसमें जो भी जब भी कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, अगर उसके ऊपर ये वाला एक्ट अप्लाई होने लग गया है, उसमें 100 वर्कर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये वाला एक्ट अप्लाई हो गया है, तो जब भी उसका अप्लाई हुआ है उसके विदिन 6 मंथ उसको सारे जो रूल्स हैं वो ड्राफ्ट करके उसकी 5 कॉपीज बनाकर, स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट बनाया उसने, सारे रूल्स लिखे और उसकी 5 कॉपीज सर्टिफाइंग ऑफिसर को देगा वो 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। और जैसे ही वो देता है, ड्राफ्ट शुड बी अकम्पनीड बाय द स्टेटमेंट गिविंग बाय पर्टिकुलर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड और ट्रेड यूनियन, उसमें ट्रेड यूनियन का नाम भी होना चाहिए और वर्कमैन एम्प्लॉयड और उसके पर्टिकुलर्स भी होने चाहिए, ठीक है। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर इन सिमिलर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में सबमिट जॉइंट ड्राफ्ट, अगर अलग अलग जैसे अलग अलग फैक्ट्रीज हैं या अलग अलग इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, वो जॉइंट स्टैंडिंग ऑर्डर भी दे सकते हैं। एक ही काम कर रहे हैं, एक ही तरह का काम है उनका, एक तरह की इंडस्ट्रीज है, तो वो जॉइंट स्टैंडिंग ऑर्डर भी सबमिट कर सकते हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर। सेक्शन 4 है हमारा कंडीशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। जो भी बनाई गई हैं स्टैंडिंग ऑर्डर में, जितने भी रूल्स बनाए हैं वो एप्लीकेबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि रूल्स कुछ भी बना दिया वो अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एप्लीकेबल होने चाहिए। और ये ड्यूटी बनती है सर्टिफाइंग ऑफिसर की और एपीलेट अथॉरिटी की कि उन रूल्स को चेक करना कि वो रूल फेयर हैं वर्कमैन के लिए, जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए फेयर है या नहीं है, रीजनेबल है या नहीं है, ठीक है। ये सब सर्टिफाइंग ऑफिसर एपीलेट अथॉरिटी है वो चेक करेंगे। सेक्शन 5 में दे रखा है कि सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर कैसे सर्टिफाई होगा। जब भी सर्टिफाइंग ऑफिसर को वो कॉपी मिलेगी, ड्राफ्ट मिलेगा, ठीक है, जो एम्प्लॉयर ने जो ड्राफ्ट दिया था उसे 6 महीने के अंदर अंदर, जब से वो रूल एप्लीकेबल हो गया था 6 महीने के अंदर अंदर उसको ड्राफ्ट किसको देना था, सर्टिफाइंग ऑफिसर को। जब भी उसको सर्टिफाइंग ऑफिसर को ये ड्राफ्ट मिलेगा वो एक कॉपी ट्रेड यूनियन को फॉरवर्ड कर देगा। अगर ट्रेड यूनियन नहीं है किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर, जो वर्कर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उसको दी जाएगी कॉपी, ठीक है। अगर वर्कमैन सारे रूल्स देखेगा, अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर वो सर्टिफाई कर देंगे, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है, वर्कमैन बोल रहा है कि मेरे को
15 डेज पे एम्प्लॉयर ने बनाया कि अगर आपको 20 डेज काम करना पड़ेगा तब एक लीव मिलेगी, और जो ट्रेड यूनियन है वो बोल रहा है नहीं, 15 डेज पे हमें एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जो अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो जो 15 दिन के अंदर अंदर जो भी ट्रेड यूनियन है या वर्कमैन है वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को 15 दिन के अंदर अंदर बताएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है और ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है, तो हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये रूल चेंज करना है, इस तरह से वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को 15 दिन के अंदर अंदर बताएंगे। ठीक है, फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेंगे, दोनों को बुलाएंगे अपने पास, एम्प्लॉयर को भी और वर्कमैन को भी। ठीक है, और दोनों की बातें सुनेंगे। ये अपने अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, वर्कर्स अपने आप को कि हमें मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मेरे को इतने दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, इतने दिनों में इतने दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। वर्कर्स बोल रहे हैं कि मेरे को ज़्यादा छुट्टियां मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयर बोल रहे हैं नहीं मैं इतनी छुट्टी नहीं दूंगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो रही है कुछ, तो चीफ जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो दोनों की बात सुनेंगे और फिर अब खुद ही डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। उनको जो सर्टिफाइंग ऑफिसर को जो भी सही लगेगा वो करेंगे। अगर मॉडिफाई करना होगा तो सर्टिफाइंग ऑफिसर को तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या फिर अगर सेम रखना होगा तो सेम भी रख सकते हैं उस स्टैंडिंग ऑर्डर के ड्राफ्ट को। ठीक है, और विद इन 7 days सेंड द सर्टिफाइंग ऑफिस कॉपीज टू एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेड यूनियन, और फिर 7 दिन के अंदर अंदर वो एम्प्लॉयर को ट्रेड यूनियन को सर्टिफाई करके सिग्नेचर करके सर्टिफाई करके वो कॉपीज एम्प्लॉयर्स को और ट्रेड यूनियन को दे देंगे। जो सर्टिफाइंग ऑफिसर ने सर्टिफाई कर दी थी कॉपी, ठीक है, 7 दिन के अंदर उन्होंने भेज दी थी, सर्टिफाइंग ऑफिसर ने भेज दी थी। अगर इसमें एम्प्लॉयर या फिर वर्कमैन सेटिस्फाई नहीं है, एम्प्लॉयर या फिर वर्कमैन सेटिस्फाई नहीं है उस सर्टिफाइड कॉपी से कि उस रूल उसमें ये रूल है, ये रूल ऐसा चेंज होना चाहिए, तो वो अपील कर सकते हैं एपिलेट अथॉरिटी को। जब भी उनको उनके हाथ में 7 दिन के अंदर अंदर उसने भेज दी थी सर्टिफाइंग ऑफिसर ने, 7 दिन के बाद जब भी विद इन 30 डेज उनके हाथ में जब सर्टिफाइड कॉपी आ चुकी है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर वो एपिलेट अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, अगर एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम है तो एम्प्लॉयर करेगा, ट्रेड यूनियन को प्रॉब्लम है तो ट्रेड यूनियन करेगा, वर्कमैन को प्रॉब्लम है तो वर्कमैन करेगा। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम होगा वो 30 डेज के अंदर अंदर एपिलेट अथॉरिटी को अपील करेगा। फिर और जो फिर आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड एपिलेट ऑफिसर हैं वो कुछ डिसाइड करेंगे और उनका डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, फिर जब वो फाइनल उन्होंने डिसीजन ले लिया तो एपिलेट अथॉरिटी 7 डेज के अंदर अंदर जो कॉपीज हैं, मॉडिफाइड कॉपी है या कुछ चेंज किया या नहीं किया, वो 7 डेज के अंदर अंदर जो भी है उस कॉपी सेंड करेंगे। और किस किस को करेंगे, सर्टिफाइंग ऑफिसर को भी भेजेंगे उसकी कॉपी, एम्प्लॉयर को भी और ट्रेड यूनियन को भी। ठीक है, सेक्शन 7 बात करता है डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अगर हमारे पास जैसे सर्टिफाइंग कॉपीज आ गई हैं आप हमारे हाथ में, ठीक है, तो अब कब से ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है एप्लीकेबल कब से होगा हमारे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में, एप्लीकेबल कब से होगा, तो इन केस ऑफ नो अपील, अगर किसी को अपील नहीं की है, मतलब दोनों लोग सेटिस्फाइड थे, एम्प्लॉयर भी स्टैंडिंग ऑर्डर से सेटिस्फाइड थे और वर्कर भी सेटिस्फाइड थे और कोई अपील नहीं की गई है, ठीक है, तो 30 डेज और जो सर्टिफाइंग ऑफिसर थे उन्होंने सर्टिफाई करके दे दी थी, जो कॉपी थी वो दे दी थी, तो विद इन 30 डेज सर्टिफाइंग कॉपी सेंट, जो भी सर्टिफाइंग कॉपी दे दी है सर्टिफाइंग ऑफिसर ने, तो उसके 30 डेज के एक्सपायरी के बाद वो एप्लीकेबल हो जाएंगे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपील की है किसी ने भी, एम्प्लॉयर ने या ट्रेड यूनियन या वर्कमैन ने, जिसने भी अपील की है, तो उसके 7 डेज एक्सपायरी होने के बाद
जो भी कॉपीज दी हैं एपिलेट अथॉरिटी ने, उन्हें 7 डेज के अंदर अंदर देनी थी, 7 डेज के अंदर दे दी, और उसके 7 दिन बाद ये जो रूल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट अप्लाई हो जाएगा और जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, सेक्शन 8 है हमारा, रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। इसमें जो भी स्टैंड सर्टिफाइड कॉपी है, तो जो सर्टिफाइंग ऑफिसर हैं वो स्टैंडिंग ऑर्डर की एक कॉपी को रजिस्टर में फाइल कर देंगे। ठीक है। अगर किसी पर्सन को वो कॉपी चाहिए होगी इन फ्यूचर, किसी कोई कॉपी चाहिए होगी उस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की, तो प्रिस्क्राइब्ड फीस लगेगी उसके लिए। पहले प्रिस्क्राइब फी दो, उसके बाद वो कॉपी मिल सकती है। सेक्शन 9 है हमारा पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया गया है वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के गेट पे, एंट्रेंस पर ही, ठीक है, पोस्ट किया जाएगा, लगा दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो उन रूल्स को पढ़ पाए। और जो लैंग्वेज होगी, एक तो इंग्लिश होगी और दूसरी कौन सी होगी लैंग्वेज, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जैसे अगर किसी भी पंजाब में है कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट तो पंजाबी में लिखा जाएगा। ऐसे ही जो भी रीजनल भाषा है वहाँ की, जो लोग मैक्सिमम लोग जो रीजनल भाषा समझ रहे हैं वहाँ के जो वर्कर्स हैं, तो उस लैंग्वेज में उस स्टैंडिंग ऑर्डर को पोस्ट किया जाएगा। ठीक है। स्पेशल बोर्ड होगा एंट्रेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 10, ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर कब मॉडिफाई होगा? नो मॉडिफिकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने पहले अगर स्टैंडिंग ऑर्डर एक बार एपिलेट अथॉरिटी से भी उन्होंने अपील की थी, उसके बाद जो फाइनल स्टैंडिंग ऑर्डर बन चुका है, तो वो 6 मंथ से पहले पहले चेंज नहीं होगा। अगर कोई मॉडिफिकेशन करना भी है तो 6 मंथ्स बाद ही होगा, और उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। जो भी चेंज करना होगा उसकी 5 कॉपीज बनानी पड़ेंगी पूरी, एम्प्लॉयर बनाएगा उसका ड्राफ्ट, फिर उसके बाद जो सेम प्रोसेस है वही फॉलो होगा। ठीक है। पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। ठीक है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर बात करता है सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में। अगर किसी पर्सन को या वर्कमैन को या वर्कर को किसी को सस्पेंड कर दिया गया है, उसने कुछ मिसकंडक्ट किया, उसे सस्पेंड किया कर दिया गया है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही है अभी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया है कि उसका मतलब प्रूफ नहीं हुआ है कि वो गिल्टी है या नहीं है। ठीक है। अगर उस केस में उसे सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, यानी कि 90 डेज तक, फर्स्ट 90 डेज तक, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, रिजल्ट नहीं आया है, तो 90 डेज तक उसको 50% ऑफ हिज वेजेस मिलेंगे। ठीक है। और 90 डेज के बाद 75%, जितने भी दिन रहते हैं उसके सस्पेंशन के, तब तक 75% ऑफ द वेजेस उसके मिलेंगे। जो नॉर्मल उसको वेजेस मिलते थे उसी अकॉर्डिंग उसके 75% मिलेगा। इफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग दिस दे विल गो टू लेबर कोर्ट। अगर जो एम्प्लॉयर है वो नहीं देता है उसको वेजेस तो डिस्प्यूट होगा। ठीक है। तो वो लेबर कोर्ट के पास जाएगा। ठीक है। लेबर कोर्ट से अपना केस सॉल्व करवाएगा। सेक्शन 11 बात करता है सर्टिफाइंग ऑफिसर एंड एपिलेट अथॉरिटी टू हैव पावर्स ऑफ सिविल कोड। सर्टिफाइंग ऑफिसर और एपिलेट अथॉरिटी के पास सिविल कोड की पावर्स होती हैं। वो किसी भी पर्सन को कभी भी विटनेस के तौर पे बुला सकता है इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है। एविडेंस मांग सकता है, किसी भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसके लिए एविडेंस चाहिए होंगे। ठीक है। तो कभी भी किसी से एविडेंस मांग सकता है। ठीक है। विटनेस बुला सकता है। ठीक है। डिस्कवरी, इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ्स के लिए बोल सकते हैं, किसी मतलब उनके पास पूरी सिविल कोड की पावर होती है। अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर से या एपिलेट अथॉरिटी से कोई एरर हुआ है, कोई मिस्टेक, लिखने में कोई मिस्टेक हुई है, एक्सीडेंटल स्लिप या ओमिशन या एट एनी टाइम करेक्ट बाय द
बाय दैट ऑफिसर। अगर बाद में पता चलता है कि कोई अर्थमेटिकली मिस्टेक हो गई है, लिखने में कुछ गलती हो गई है, तो वो बाद में भी कभी भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 12 ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस, अगर कोई बोलता है, कोई वर्कमैन बोलता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर तो बना दिए पर हमारा ये फॉलो तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, ये रूल फॉलो तो नहीं कर ही नहीं रहे हैं, तो ओरल एविडेंस नहीं, मतलब अगर कोई बोलता है कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर का और ओरल एविडेंस बता रहा है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है, उसे रिटर्न में ही जो भी प्रॉब्लम है वो लिखनी पड़ेगी। सेक्शन 13 बात करता है हमारा पेनल्टीज और प्रोसीजर के बारे में। अगर कहीं किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल हो चुकी है ये एक्ट और उसने 6 महीने के अंदर अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाकर नहीं दिए, ठीक है, या फिर अपने आप ही मॉडिफाई कर दिया उसको, उसके रूल्स चेंज कर दिए, तो उसको पनिशेबल होगा वो ₹5000, उसे 5000 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर फिर भी कंटिन्यूसली वो काम करते जा रहा है, ऑफेंस चलता जा रहा है, तो 200 पर डे के हिसाब से उसको पैसे भरने पड़ेंगे। अगर कोई एम्प्लॉयर है कॉन्ट्रावीन्स स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अगर स्टैंडिंग ऑर्डर बना और उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको फाइन देना पड़ेगा ₹100, और वो पर डे के हिसाब से 25, अगर फिर भी कंटिन्यू रहता है फाइन देने के बाद भी, तो ₹25 पर डे के हिसाब से उसका पर डे का बढ़ता जाएगा। ठीक है। पावर टू एग्जाम्प्ट, जो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके पास अल्टीमेट पावर होती है कि वो किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को एग्जाम कर सकते हैं इस एक्ट से। डेलीगेशन ऑफ पावर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी ऑफिसर को अपनी पावर दे सकती है। ठीक है, इस तरह से डेलीगेशन ऑफ पावर हो जाता है। पावर टू मेक रूल्स, पावर टू मेक रूल्स भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर है, कोई भी रूल बना सकती है और किसी को भी एग्जैक्ट कर सकती है। तो ये हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। If you are new to my channel, please subscribe it. Your one click motivates me a lot to create such kind of video. So lastly, thanks for watching.